तो दोस्तों धर्मेंद्र साहब पर ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने धर्मेंद्र साहब के ऊपर एक बहुत ही स्पेशल वीडियो किया है जहाँ पर हम लोगों ने धर्मेंद्र साहब की फेवरेट मूवीज़, उनकी फेवरेट डायलॉग्स, उनके गानों की बात करी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दी गई है। बहरहाल ये जो वीडियो होने वाला है ये धर्मेंद्र साहब का स्टार्टिंग फेस की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, जानेंगे उनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे वो फिल्मों में आए, उनका स्ट्रगल कितना लंबा चला, बहुत सारी बातों पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे हम लोग सत्यविजय भाई से और उनसे जानेंगे कि धर्मेंद्र के बारे में, उनके अर्ली फेज के बारे में थोड़ा वो अपनी राय रखे, फिर इसके बाद हम लोग रामोतर भाई पर चलेंगे। बिल्कुल, देखो धर्मेंद्र, हाँ मतलब धर्मेंद्र जो है उनकी फैमिली एकदम एक पंजाबी जट परिवार से बिलोंग करती है और फिल्मी परिवार से उनका कोई भी लेना देना नहीं था। मतलब धर्मेंद्र के पहले उनके परिवार का कोई भी फिल्म लाइन में नहीं था। मतलब पहले धर्मेंद्र ही थे जो फिल्म लाइन में आने के लिए तैयार हुए थे। उनके अगर बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करें तो उनका जन्म हुआ था पंजाब के, एग्जैक्ट पता नहीं गांव, नसराली नाम का कोई गांव था। हालांकि वो नसराली में वो ज़्यादा समय रहे नहीं थे, फिर वो सानेवाल चले आए थे, उनके फादर का ट्रांसफर हो गया था। तो याद था मुझे, लेकिन नसराली स्थान था वो नसराली गाँव था। हालांकि उनका जन्म स्थान नसराली था, लेकिन उनके जो एंसेस्टर थे, उनके फादर के जो फादर लोग थे वो किसी और गांव से थे। तो वो नसराली जहाँ फर्स्ट टाइम मतलब उनके फादर आए, जहाँ उनका जन्म हुआ, उसके बाद फिर वो शिफ्ट करके उनके फादर का ट्रांसफर सानेवाल हुआ। वो पंजाब के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फादर टीचर थे उनके वहाँ पे सानेवाल में। और धर्मेंद्र का अगर हम कहें तो उनका जो अर्ली स्टेज है, मतलब जो चाइल्डहुड है, वो पूरा सानेवाल में ही गुजरा है। और वहाँ पे जहाँ उनके फादर टीचर थे जैसे स्कूल में, वहीं पे धर्मेंद्र भी पढ़ने के लिए जाते थे। तो काफ़ी सारे इंसिडेंट ऐसे थे, कुछ इंटरव्यूज़ में ऐसा सुनने के लिए मिला है धर्मेंद्र के कि उनके जो फादर थे वो स्कूल में धर्मेंद्र को ज़्यादा मारते थे। मतलब बहुत बच्चों को सुधारने के लिए। और बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे वो, मतलब कि और मैक्सिमम जगह पे यही होता है। इवन अपने स्कूल में भी ना, सही यही होता है। अपने स्कूल में अगर टीचर का बेटा है तो उसके साथ वही होता था। हम भी वो चीज़ देखे हैं। लड़के के साथ ऐसा होता था। मेरे स्कूल में क्या था कि मेरे प्रिंसिपल की लड़की थी, पढ़ती थी, हम लोग की क्लासमेट थी। तो हम लोग यही सोचते थे, फर्स्ट रैंकर भी थी। तो हम लोग सोचते थे अच्छा नंबर जानबूझ के मिल रहे, लेकिन वो पढ़ने में तेज थी। खैर सत्यविजय भाई आप बताइए क्या बता रहे थे। तो मतलब कई बार तो धर्मेंद्र ने अपनी माँ से ये तक बोल दिया था कि मतलब मुझे किसी और स्कूल में दाखिला दिलवा दो, यहाँ पे पिताजी बहुत मारते हैं। जैसे कि हम लोग सत्यविजय भाई यहाँ थोड़ा सा एक बात बताते हैं कि हम लोग यहाँ लोकल लैंग्वेज यही बात कैसे बोलता कोई बच्चा अपनी माँ को, बोलता ना कि बल माँ हम ना पढ़े जीवो, हमरा पप्पा बहुत मारा, हम स्कूलवा में ना जीवो, हमारे दूसर स्कूल में एडमिशन कराई दे। अपना लोकल लैंग्वेज ये होता। चलिए कोई बात नहीं, आगे। तो सत्यजीत आपका लोकल लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे इस चीज़ को? किसका, मेरा? अरे तो बहुत मारा थे यार, नहीं पढ़ने हमें, दूसरे स्कूल में दाखिला दिलवाओ। बुंदेली चलती है मेरे यहाँ पे, मेरा जो एरिया है वो बुंदेली रीजन का एरिया है। अच्छा, अपने यहाँ खोरठा चलता है। ओके। तो खैर मतलब धर्मेंद्र का पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, जैसे तैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई स्कूलिंग कंप्लीट की। लेकिन उस टाइम पर धर्मेंद्र का क्या हुआ, फिल्मों की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव हो गया। लेकिन उस टाइम पर इतना ज़्यादा सिनेमा हॉल नहीं थे और इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। तो लगभग 13 साल तक तो उन्होंने मतलब मूवी देखी नहीं थी। धर्मेंद्र ने कोई भी मूवी नहीं देखी थी। और मूवी देखने के लिए मतलब वो कई बार स्कूल के बहाने घर पे बोल के जाते थे कि स्कूल जा रहे हैं, और सीधे जाके मतलब काफ़ी दूर सिनेमा हॉल था तो वहाँ पे सीधे मूवी देखने के लिए चले जाते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे उनका जो इंटरेस्ट है वो फिल्मों में आ गया। और सबसे ज़्यादा जो धर्मेंद्र के ऊपर इन्फ्लुएंस था वो था दिलीप कुमार साहब का। मतलब धर्मेंद्र कई बार अपने इंटरव्यूज़ में और कई जगह पर इस बारे में जिक्र कर चुके हैं कि जो दिलीप कुमार का इन्फ्लुएंस है, मतलब उनको देखकर ही वो फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं। और मतलब दिलीप कुमार के साथ में उनकी जो एक बॉन्डिंग है या जो रिस्पेक्ट है वो बहुत मतलब हर जगह नज़र आती है। दिलीप कुमार इवन धर्मेंद्र साहब ने जो पहली फिल्म जो देखी थी शहीद, वो दिलीप कुमार साहब की ही थी।
इवेन शहीद ही वो फिल्म थी जिससे मनोज कुमार साहब भी इंस्पायर्ड हुए फिल्मों में आने के लिए। तो क्या होता है ना कि एक फिल्म का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है लोगों पे। तो ये बात यहाँ जाहिर होता है कि दो बड़े एक्टर मनोज कुमार साहब और धर्मेंद्र साहब शहीद फिल्म को देख के इंस्पायर्ड हुए थे फिल्मों में आने के लिए। जी सत्यविजय भाई। लेकिन मुझे ना धर्मेंद्र की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि जैसे वो दिलीप कुमार को देख के इंस्पायर्ड हुए, तो इस बात को उन्होंने मतलब कहीं मतलब छुपाया नहीं, मतलब हर जगह पे एकदम इतनी रिस्पेक्ट मतलब दिलीप कुमार को दी। तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो देख के कि चलो एक एक्टर दूसरे को इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है। एक इंटरव्यू हम देख रहे थे सत्यविजय भाई, उसमें धर्मेंद्र साहब दिलीप साहब को लेकर ही कह रहे थे कि मतलब जब वो फिल्मों में नहीं आए थे तो अक्सर उनको देख के कहा करते थे ये जो सितारा, या फिर अपने शब्द में उन्होंने जो बोला था कि उसका 1% भी मुझको मिल जाए तो मेरी तो किस्मत चमक जाए। और बाद में दिलीप साहब का उनके ऊपर काफ़ी अच्छा उनके ऊपर सपोर्ट भी रहा था। और बाद में दिलीप कुमार साहब ने धर्मेंद्र को लेकर ये बात कहा कि काश मैं धर्म जितना सुंदर होता। हाँ, एक अवार्ड फंक्शन में कहा था, ये देखा था मैंने अभी। हाँ, बहुत रिस्पेक्ट थी दोनों की। आप हाँ, दोनों एक दूसरे को भाई मानते थे, भाई मानते थे। हाँ, तो धर्मेंद्र रामोतर भाई अब आप कंटिन्यू करिए यहाँ से। तो क्या होता है ना कि वो 13 साल की उम्र में दिलीप कुमार साहब से बहुत इंस्पायर्ड हो जाते हैं। और जब इनको जब वो अपने ये बातें अपनी माता जी को बताती हैं, ठीक ना, अपनी माता जी को बताती है कि मुझे फिल्में बहुत अट्रैक्ट करती है, मैं भी फिल्मों की दुनिया में जाना चाहता हूँ, एक्टिंग करना चाहता हूँ, उन जैसा बनना चाहता हूँ, उन सितारों में शामिल होना चाहता हूँ। तो उनकी माँ कहती है कि तुम कोई पत्र क्यों नहीं लिख देते फिल्म वालों को, एक चिट्ठी लिख दो, तुम तो सुंदर हो ही, तुमसे सुंदर कोई है दुनिया में क्या। हर एक माँ को अपना बेटा प्यारा होता है। हालांकि ये बात भी सच थी कि धर्म जी से क्या ही सुंदर दुनिया में कोई पैदा हुआ है। तो धर्म जी की माँ ने उनको इंस्पायर्ड किया कि भाई लिखो। तो उन्हीं दिनों फिल्म फेयर का टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट चल रहा था, वही टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट जिससे फिर ये भी चुन के आए अपने राजेश खन्ना साहब बाद में। लेकिन ये बात उस समय की 60s की, अर्ली 60s, मतलब लेट 50s की बात है, अर्ली वही 1955-56, हाँ 56-57 की बात है। तो उस दौर में क्या हुआ कि इन्होंने वो टैलेंट हंट जीता। हालांकि वो जो उस टैलेंट हंट को जीतता उसके साथ फिल्में बनाते यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स, लेकिन वो फिल्म कभी बन नहीं पाई, उनको वो मौका नहीं मिला। लेकिन उसी के बहाने ये बॉम्बे चले आए। तब के बॉम्बे, अभी मुंबई। अभी क्या होता है ना कि बहुत सारे दर्शक इस बात को लेके बड़े अड़ जाते हैं कि भाई तुम मुंबई को बॉम्बे क्यों बोलते हो। बिल्कुल बोलूँगा, इसलिए बोलूँगा, अब मराठी जो लोग हैं उनको बुरा लगता है मेरी बातों का, लेकिन अल्टीमेट सच है कि वो बॉम्बे था, उस वक्त तो बॉम्बे था। एक्चुअल में एक पैटर्न माइंड में सेट हो गया है भाई, मेरी बातों को समझें आप, एक माइंड में पैटर्न सेट हो जाता है। तो जो बॉम्बे था उसको मैं बॉम्बे ही कहूँगा। जब वो मद्रास था तो मद्रास था, चेन्नई हो गया तो चेन्नई हो गया, अभी जो हो गया सो हो गया। हाँ, तो वही बात है। तो वो बॉम्बे चले आए इसी क्रम में वो, और यहाँ पे उनकी दोस्ती फिर अपने मनोज कुमार साहब से भी दोनों स्ट्रगल कर रहे थे, दोनों में अच्छी दोस्ती थी। खैर, तो ये स्ट्रगल का दौर चल ही रहा था। इस दौरान क्या हुआ कि इनको एक बंदे से मुलाकात हुई, अर्जुन हिंगोरानी, ठीक ना। तो अर्जुन हिंगोरानी से मुलाकात हुई जो इनको अपनी पहली फिल्म में इनको ब्रेक दिया, दिल भी तेरा हम भी तेरे, 1960 में रिलीज हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि फिल्म बहुत अच्छा नहीं कर पाई, लोगों ने बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं किया दिल भी तेरा हम भी तेरे को, ठीक ना। तो ये हो गया। ये धर्मेंद्र साहब का स्ट्रगल चालू था, मतलब कि भयानक। अच्छा, रामोतर भाई, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये मतलब अर्ली 60s में उन्होंने अपना डेब्यू किया दिल भी तेरे 1960 में। तो उस समय 1960 में, ओके। तो उस समय तक इंडस्ट्री के एस्टैब्लिश हीरो कौन कौन से थे जो मतलब एकदम पीक पर नहीं होता कि हाँ भाई इस समय का दौर चल रहा है, तो वो कौन कौन से एक्टर्स थे? तुम गैस करना। हाँ, मैं गाना गा दे रहा, तुम गैस करो। राज कपूर होंगे तुम, मुझे जहाँ तक लग रहा है। गाना तो सुन लो, तुम गैस करो। जी। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। पहचाने? शम्मी कपूर? नहीं जी, क्या गजब करते हो तुम। राज कपूर, देवानंद साहब, दिलीप कुमार। राज कपूर साहब का ये गाना है, 1964 में आया था, संगम, ठीक है। अच्छा,
तो उस समय के स्टैब्लिश्ड एक्टर थे अपने दिलीप कुमार साहब, ठीक है, राज कपूर साहब और देवानंद, इनकी तिकड़ी थी, इनकी तूती बोल रही थी। लेकिन इनके अलावा भी कुछ लोग थे जो इंडस्ट्री में अच्छे थे और जो किसी फिल्म को अपने कंधे पे ढोने के लिए अपने कंधे पे ढो के उसको नैया पार लगा सकते थे। जस्ट लाइक बलराज साहनी, अशोक कुमार, ठीक ना, ये दो बड़े नाम थे जिनका सहारा फिर इनको मिला भी, धर्मेंद्र को मिला। कैसे मिला? तो 1960 में जब ये फिल्म नहीं चली, फिर आया शोला और शबनम, 1961 में ये फिल्म आई। इसको लेकर के बड़ा एक दिलचस्प ट्रिविया है कि जब शोला और शबनम के लिए ऑडिशन चल रहा था, ठीक ना, तो क्या हुआ कि ऑडिशन के लिए अलग से लाइन लगा हुआ था। जो इसके डायरेक्टर थे रमेश सहगल। तो रमेश सहगल साहब के ऑफिस से बाहर बहुत सारे युवा लड़कों का लाइन लगा हुआ था। तो रमेश सहगल ने किसी काम से या फिर इसी फिल्म के लिए, इसी फिल्म के लिए उनको बुलाया था देवानंद साहब को कि भाई आप मेरे ऑफिस में आए, आपको ये फिल्म हम ऑफर कर रहे, एक बार कहानी सुन लें, शोला और शबनम 1961 में रिलीज हुई थी। तो देव साहब गए वहाँ पे और देव साहब ने कहानी सुनी और देव साहब को नहीं पसंद आया, तो उन्होंने फिल्म तो रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मैं बाहर जब ऑफिस में घुस रहा था तो वहाँ पे पंक्तियों में से एक लड़का मुझे बहुत पसंद आया, आप उसको इस फिल्म में ले लीजिए, ठीक ना। और इस तरह से वो लड़का कोई और नहीं, धर्म साहब थे, ठीक है। तो अच्छा रहमत भाई, ये कहते हैं कि शोला शबनम धर्मेंद्र साहब की पहली सक्सेस थी। हाँ, तो अभी मॉडरेट सक्सेस। हाँ, उतना बड़ा सक्सेस नहीं था लेकिन सक्सेस था। पत्थर थी मेरे ख्याल से उनकी जो सबसे, मैं बता रहा हूँ, अभी आगे चलूँगा, ये टाइमलाइन आगे जाएगा। तो जब तो इसके लिए शोला और शबनम के लिए साइन कर लिए गए, लेकिन इस फिल्म को एक बड़े नाम की आवश्यकता थी। जब तक एक बड़ा नाम नहीं होता तो फिल्म चलता नहीं है। अल्टीमेट सच, अभी के डेट में भी एक नए एक्टर को ले आके सीधे फिल्म में किसी एक लेजेंड को रखना ही पड़ता है इनिशियली, चाहे छोटे रोल में रखो या सपोर्टिंग रोल में रखो, लेकिन रखना पड़ता है। तो बलराज साहनी को लिया गया था, तो फिल्म चली और मतलब यहाँ से धर्मेंद्र का कैरियर थोड़ा सा पुश हो गया ताकि फिल्में मिलने लगी। इसी दौरान उनको कुछ फिल्में ऑफर हुई, जिनमें से एक फिल्म थी बंदनी। अच्छा। अगर आप लोगों ने देखी हो, विमल रॉय की फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी बंदनी। उसका एक गाना बड़ा फेमस, देखी तो नहीं है लेकिन नेशनल अवार्ड मिला था ना, नेशनल अवार्ड मिला था फिल्म को। तो बंदनी का एक बड़ा फेमस गाना था, ये अपने आर.डी. बर्मन के जो फादर थे एस.डी. बर्मन, उनका गाया हुआ था कि मेरे साजन है उस पार, ले चल पार ओ मोरे माझी, अब के बार नद के पार, ऐसा कुछ गाना था, बड़ा फेमस गाना था। और इतना तरीके से उन्होंने गाया था ना एस.डी. बर्मन साहब ने, उनको कॉपी करना मुश्किल ही है, कोई भी नहीं कर सकता है। हालांकि ये बड़ा अच्छा कॉपी करते हैं उनको, सुदेश भोसले साहब, वो बड़ा अच्छा कॉपी, उनको कॉपी करते हैं। तो खैर, तो बंदनी वगैरह के लिए उनको साइन कर लिया गया। उसी दौरान उनको और एक दो फिल्में मिली, जैसे कि एक था ये बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड शायद था, इनके साथ था, बॉयफ्रेंड था। तो वो फिल्म थी, हालांकि बॉयफ्रेंड चली नहीं थी। तो उसी दौरान एक और फिल्म के लिए इनको साइन किया गया, आई मिलन की बेला। जिनके लीड हीरो थे अपने राजेंद्र कुमार, ठीक है, लीड हीरो राजेंद्र कुमार थे। और अगर मैं गलत नहीं, शायद आई मिलन के बेला को रामानंद सागर ने बनाया था, अगर मैं गलत नहीं तो गूगल कर लो। उन्होंने बनाया। तो रामानंद सागर ने बनाया था आई मिलन की बेला। इसमें एंटोगनिस्ट थे, अपने धर्म जी थे, वो सेकंड लीड में थे और एंटोगनिस्ट थे, यानी कि बाद में उनका कैरेक्टर पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन शुरू में वो अड़ंगा ही डाल रहे होते हीरो और हीरोइन के प्रेम कहानी में, क्योंकि ये लव ट्रायंगल टाइप का कुछ मामला था। तो ये फिल्म थी और ये फिल्म अच्छी चली, आई मिलन की बेला अच्छी चली और यहाँ से उनका कैरियर चल निकला। आई मिलन की बेला अच्छी चले, कैरियर चल निकला। और अगले ही साल इनकी फिर वो हकीकत आ गई, ठीक ना, चेतन आनंद वाली हकीकत, जो इंडो साइनो वार पर बनी हुई थी, बड़ी हिट हुई थी ना उस टाइम पे। हाँ, बड़ी हिट थी। तो 1964 में आई ये हकीकत, वो जो 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उस पर आधारित थी ये फिल्म। और इस फिल्म से जुड़ा एक बड़ा अच्छा ट्रिविया था
कि इसको बाकायदा धर्मेंद्र साहब बताते हैं कि इसको बाकायदा उन चोटियों पे जाके शूट किया गया था जहाँ पे बाकायदा ये जो घटना हुआ था, इस घटना जो जिस घटना को फिल्म में दिखाया गया था उस घटना के लिए बाकायदा उसी चोटी पे जाके शूट किया था। और उस चोटी पे चढ़ने के लिए बहुत सारे कलाकार सक्षम नहीं थे, लेकिन एक धर्मजी थे और मैकमोहन को आप जान ही रहे होंगे, वो शोले वाले सांबा। तो मैकमोहन साहब, हाँ मैकमोहन साहब थे और ये 2-3 लोग वहाँ पे चढ़े थे उस चोटी पे। लेकिन क्या हुआ था कि मैकमोहन साहब को वहाँ जाके सांस उखड़ने लगा था, तो धर्म जी थे कि वहाँ पे उनके पास एक सेब था, उस सेब को उनके मुंह पे निचोड़े थे और उनका सांस को फिर वापस लौटाया था। और समझ लीजिए तो जीवन बचाया था इनका मैकमोहन साहब का धर्म जी ने वहाँ पे, नहीं तो हमें सामा देखने को नहीं मिलते। ये सब सिचुएशन कुछ भी हो सकता था उस दिन वहाँ पे। और ये भी एक बड़ा बात है कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट रही, इतनी बड़ी सक्सेस रही, लेकिन इस फिल्म को फाइनेंस करने के लिए कोई तैयार नहीं था हकीकत को। इवन उस समय के जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, एग्जैक्ट मैं इस वक्त नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, हालांकि मैंने जो वीडियो बनाई है उस पर बाकायदा बताया हुआ है। तो ये जो वो पंजाबी जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने फिल्म को फाइनेंस किया था पंजाब सरकार की ओर से, गारंटी देके, और उनको लोन दिलवाया था बैंक से। और वो बैंक ने लोन दिया था पंजाब सरकार के गारंटी पे। फिल्म अच्छी चली, क्योंकि इस प्रकार की फिल्मों को लोग फाइनेंस नहीं करते, युद्ध आधारित फिल्म को लोग फाइनेंस नहीं करते। उसमें रोमांटिक फिल्में चल रही थी, इस प्रकार की फिल्में चल रही थी, तो कोई क्यों कर फाइनेंस करता। लेकिन इसके गाने बड़े अच्छे थे और इसके और जो बाकी एक्टर थे फिल्म में, जैसे कि अपने संजय खान थे, ये भी बड़े फेमस गज़ल गायक हुए बाद में जाके, भूपिंदर सिंह भी फिल्म में थे। एक और बड़े अच्छे एक्टर थे जिनको मतलब कि आप लोग मतलब कि हेंचमैन वगैरह साइड विलन के रोल में देखते हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम है उनका, बादशाह में थे, शाहरुख खान के बादशाह में थे वो। और भी बहुत सारी फिल्में में, कालिया में भी थे वो, अमजद खान के साइड किक हैं वो, और नाम मैं एग्जैक्ट भूल जा रहा, पता नहीं नाम भूलने की। हाँ, विजू खोटे नहीं, विजू खोटे नहीं, दर्शक कमेंट में लिखेंगे, बड़ा वेल नोन नाम है और बड़े नाम है वो, तो नाम मैं भूल रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा। तो ये सब उसी दौरान, इवन उस फिल्म में विजय आनंद भी थे, जो मतलब चेतन आनंद के भाई हैं, देवानंद के छोटे भाई जो विजय आनंद है, जो बाद में जाके एक बड़े डायरेक्टर बने, जिन्होंने जॉनी मेरा नाम जैसी बड़ी फिल्में बनाई, जिन्होंने आगे जाके कई अच्छी फिल्में बनाई। इवन राम बलराम भी उन्होंने डायरेक्ट किया था, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्में बनाई। तो खैर, तो हकीकत तो एक बड़ी हिट थी। हाँ, राम बलराम का मतलब हिट थी उस टाइम पे, या उतनी मतलब पॉपुलर नहीं हो पाई थी ना उस टाइम पे? नहीं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। तो उसका कारण था कि उस वक्त बनाया उसको काफ़ी बड़े बजट पे गया था उस टाइम पे, एक्शन एकदम मतलब ज़बरदस्त रखा गया। राम बलराम 70s की है ना भैया? 1980 में रिलीज हुई थी। 80 की थी, 1980 में रिलीज हुई थी। तो क्या था ना कि राम बलराम आएंगे, वो दौर में आएंगे, तो उसमें बात करें कि राम बलराम के साथ क्या हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए रामोदर भाई, ये हकीकत क्या बात कर रहे हो, तो इसी के साथ साथ मैं उस फिल्म की बात करना चाहता हूँ, ललकार। ये भी वार ड्रामा फिल्म थी, राइट? तो ये फिल्म इस फिल्म से कितने बाद में आई थी? 2-3 सालों का गैप था क्या सिर्फ? वो ललकार वो भी वार ड्रामा? हाँ, वार ड्रामा थी ललकार। मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त कि मैंने फिल्म देखी नहीं देखी, पता नहीं। लेकिन उस वक्त बलराज साहनी की एक और बड़ा फेमस फिल्म आया था, गरम हवा करके, जो कि बड़ा फेमस हुआ था। ठीक है, वॉर ड्रामा फिल्म थी वो भी। तो खैर, तो यहाँ से 1964 की बात है। फिर उसी दौरान फिर ये आया, फूल और पत्थर आया इनके साथ, अपना मीना कुमारी जी के साथ। फिल्म बहुत अच्छा की। उसके बाद धर्मेंद्र पहले एक्टर बने इसी फिल्म से जो टॉपलेस नज़र आया, शर्टलेस नज़र आया। उस वक्त धर्मेंद्र की बॉडी लोगों को पता चली कि भाई धर्म जी इतने माचो मैन हैं। उसके बाद उसी दौरान फिर काजल फिल्म आई, जिसके शूटिंग के दौरान धर्म जी और राजकुमार का पंगा हो गया था। हालांकि हम लोग एक अलग से एपिसोड करेंगे कि धर्म जी के मशहूर पंगे करके एक अलग से एपिसोड करेंगे, तो उस पर इस विषय में बात करेंगे। लेकिन हाँ, काजल फिल्म के दौरान हुई, जिसमें बीच बचाव किया था मीना कुमारी जी ने। तो फिर ये दौर भी आया कि आगे फिर समय बढ़ता गया। इस दौरान उन्होंने कई अच्छी फिल्में दी। और लेकिन क्या हुआ था कि अभी तक धर्म जी वो हीमैन के तमगे पे नहीं गए थे और वो इंडस्ट्री पे रूल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो दौर था जहाँ पे मतलब कि क्या होता कि लोग लॉन्च हो रहे थे और बड़े आते ही बिल्कुल अच्छे तरीके से धमाकेदार एंट्री मार रहे थे। जैसे मनोज कुमार साहब हालांकि पहले एंट्री मार चुके थे, लेकिन उनकी फिल्में चल रही थी। जैसे उनकी 1967 में अपना ये सब आ गया, क्या बोलते हैं,
उपकार आ गया था, ठीक ना, राजकुमार साहब इन लोग, हाँ पूरा पश्चिम आया 1970 में, पूरा पश्चिम आया, तो उपकार आ गया था। उसके बाद उसी तरह शम्मी कपूर ये सब राज कर रहे थे इंडस्ट्री में। 1967 में ही एन इवनिंग इन पेरिस आया हुआ था। हम सोच रहे थे कि वीडियो करेंगे एन इवनिंग इन पेरिस पे अपने मेन चैनल पे, लेकिन दर्शकों ने बहुत अच्छा रुझान दिखाया, नहीं तो फिर मैंने मना कर दिया। तो एन इवनिंग इन पेरिस आया था 1967 में ही। तो खैर इसी दौरान एक फिल्म जो था वो एक अच्छी फिल्म थी जो कि धर्मेंद्र साहब ने इनकार कर दिया था, ठीक ना। अगर वो फिल्म वो कर लेते उस वक्त तो कुछ बात और हो जाती। वो फिल्म थी वक्त याद होगा, जिसमें बी आर चोपड़ा, हाँ बी आर चोपड़ा की फिल्म है वक्त। तो उसमें क्या था कि राजकुमार साहब सुनील दत्त और शशि कपूर की तिकड़ी थी, और बलराज साहनी भी थे, उनके फादर के रोल में थे। उसके मतलब वो फिल्म बड़ी फेमस थी, इवन गाने बड़े फेमस हैं। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त का हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज, इस तरह करके एक बड़ा फेमस गाना था। तो ये जो फिल्म थी इसमें जो राजकुमार साहब का जो रोल था बड़े भाई वाला, तो वो रोल इनको ऑफर किया था बी आर चोपड़ा साहब ने। लेकिन धर्म जी ने कहा कि आप मुझे सेकेंड रोल दो, सेकेंड भाई वाले मतलब मंझले भाई वाला रोल दे दो, सुनील दत्त साहब वाला। मैं राजकुमार साहब वाला रोल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं फिर बड़े भाई के रोल में टाइप कास्ट हो जाऊँगा, क्योंकि मैं अभी नया हूँ, कुछ बड़ा कर नहीं पाया हूँ, तो मुझे टाइप कास्ट नहीं होना है। तो फिर बी आर चोपड़ा साहब ने कहा तो ठीक है सोचते हैं, लेकिन फिर उन्होंने राजकुमार साहब को ले लिया और वहाँ से कंटिन्यू किया। लेकिन फिर वो दौर भी आया कि जहाँ राजकुमार साहब की छोड़ी हुई फिल्म से अपने क्या बोलते हैं कि ये धर्मेंद्र जी स्टार बन गए। फिल्म थी आंखें, 1968 में आई थी, स्पाई ड्रामा फिल्म थी। तो हालांकि आंखें से पहले एक स्पाई ड्रामा फिल्म आई थी फर्ज, अगर आप लोगों का याद होगा तो, वो ये जितेंद्र साहब वाली, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, शायद उसी का ये गाना था ना, या फिर वो बड़ी फेमस गाने थे। अभी इस वक्त एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। एक क्लब में बड़ा अच्छा गाना था, तुमसे वो हसीना मोहब्बत न मैंने करनी थी मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, ठीक ना। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूँ। अब इस गाने में गौर करने वाली बात है कि जितेंद्र साहब के साथ अरुणा ईरानी डांस कर रही हैं। अरुणा ईरानी जो बाद में जाके मतलब कि बड़ी माँ वाली भूमिका करने, उसमें इसमें मस्त बहारों का मैं आशिक में बाकायदा वो हीरोइन की तरह जितेंद्र साहब के साथ डांस कर रही थी। खैर तो कई फिल्मों में हीरोइन नजर आई थी ना उस टाइम। हाँ नहीं, लेकिन इसमें ये जो गाना है इसमें सिर्फ इस गाने तक में वो आई थी, क्योंकि जो फर्ज फिल्म थी वो जेम्स बॉन्ड के तर्ज पे बनाया गया था, ठीक ना। रविकांत नगैच ने इसको बनाया था और जेम्स बॉन्ड की तर्ज में बनाया गया था, जिसमें जो फर्ज का जो ये अपना है उसका जो लीड कैरेक्टर जो हीरो रहता है, ठीक ना, तो वो जो है उसको जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर की तरह डिजाइन किया गया था। और वो गूढ़ाचारी 116 से उसका रीमेक था। अभय ने तो कई बार मोहनलाल के पिता ने काम किया था। अभय ने कवर किया, मोहनलाल महेश बाबू, कृष्णा नाम है उनका। तो वो स्पाई ड्रामा फिल्म थी। तो क्या था कि उससे इंस्पायर्ड था, तो इसलिए क्या था कि इसके कैरेक्टर को, जितेंद्र साहब का जो कैरेक्टर था फर्ज का, उस कैरेक्टर को जेम्स बॉन्ड की तरह दिखाने के लिए कि ये भी औरतों के प्रति बड़ा आसक्त रहता है, इसका लंगोट बड़ा ढीला है, तो इस चीज़ को दर्शाने के लिए क्या किया गया था कि दो चार इस प्रकार के कैरेक्टर्स को रखे गए थे, जिसमें वो दिखाया जाए कि थोड़ा सा इसका छवि कैसनोवा वाला है, यानी कि लड़कियों को देखकर फिदा हो जाता है। तो इस टाइप का वो कैरेक्टर डिजाइन किया गया था। खैर हम लोग ये आंखें की बात कर रहे हैं, तो आंखें 1968 में आई, और ये मतलब कि इस फिल्म से धर्मेंद्र हालांकि पहले ही छा गए थे, लेकिन इस फिल्म ने उनके स्टारडम को और पुख्ता किया। इस फिल्म रामधर भाई, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे हर एक्टर के करियर में एक होती है ब्रेक थ्रू फिल्म, तो धर्मेंद्र के करियर में अभी तक मुझे लग रहा था शायद हकीकत होगी, तो आपके हिसाब से वो फिल्म हकीकत है या आंखें या नहीं, उसके उनके ब्रेक थ्रू फिल्म अगर किसी को बोला जाए तो आई मिलन की बेला, जिसके लिए उनको फिल्म फेयर का सपोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन मिला था, लेकिन वो अवार्ड जीत नहीं पाए थे। लेकिन ब्रेक थ्रू फिल्म हम यहाँ पे कहेंगे आई मिलन की बेला को, ठीक ना, जिसके लिए अवार्ड के मामले में काफी धर्म जी अनलकी रहे। हाँ, फिल्म फेयर अवार्ड्स के मामले में। हाँ, फिल्म फेयर उनको 4-5 उनको पूरे करियर में एक भी अवार्ड नहीं मिला ना फिल्म फेयर की तरफ। हाँ, उनको लास्ट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया फिल्म फेयर ने। उन्होंने बोला कि भाई हम आपको हीरो बना दिया, अब क्या ही अवार्ड। वैसे यार हालांकि 4-5 बार तो मतलब मिलना चाहिए थे। 4-5 बार नॉमिनेट हुए थे वो।
4-5 बार नॉमिनेट हुए थे वो बेस्ट एक्टर के लिए। इवन एक बार वो ये इसके लिए बेस्ट कॉमेडियन के लिए भी वो नॉमिनेट हो गए थे धर्मेंद्र साहब, नौकर बीवी का के लिए। अच्छा नौकर बीवी का ना, है ना, जो इनके साथ आई थी, हाँ नौकर बीवी का शायद था वो, हाँ उसके लिए उनको ये हुआ था। खैर, तो ये आंखें आए, आंखें की शूटिंग तो आप लोग जान ही रहे हैं कि अपने जापान में हुआ था, और कई ट्रिवियाज हैं, और जापान में बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटी थी, जहाँ पे एक घटना मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक किताब लिखी हुई है, दर्शकों को पढ़ना चाहिए। रामानंद सागर के ऑफिशियल बायोग्राफी में इस बात का जिक्र मिलता है, बड़ी अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी है। तो उस किताब में जिक्र मिलता है कि जब इस जापान में इसकी शूटिंग हो रही थी तो हुआ कुछ यूँ कि जापान, ये लोग शूटिंग करके, पूरा शूटिंग यूनिट जो था वो लोग शूटिंग करके, कुछ लोग जो कैमरामैन थे, धर्म जी थे, ये लोग सारे मिल के गए एक पब में, मतलब तो थोड़ा सा टिकाने के लिए। तो क्या हुआ टिकाने, मतलब कि पीने के लिए। तो वहाँ पे क्या था कि क्लब वालों ने क्या रखा था कि कुछ बार बालाएँ रखी थी, और वो ऐसे रखे थे कि वो लग रहे थे कि कस्टमर हैं, ठीक ना, वो कस्टमर है, और वो लोग क्या करते थे, सेल में बढ़ावा करने के लिए रखे थे। तो क्या था कि उस लड़की ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि इन लोग जितना लिमिट था उससे ज़्यादा दारू पी गया, ठीक ना, और उसने बिल बढ़वा दिया। ये बात जाके इन लोग बाद में समझा कि अरे हम लोग तो लूट लिए गए थे भाई जापान में, ठीक ना। तो ऐसा हुआ, जापान में कई घटनाएं ऐसी हुई थी जहाँ पे जापान सरकार की ओर से इनको बाकायदा एक बॉडीगार्ड मिला था, ठीक ना, और वो कहते हैं कि वो बॉडीगार्ड मतलब कि बहुत ट्रेंड था। कैसा ट्रेंड, तो जैसे कि ये नहीं देखते हो, और क्या बोलते हैं उन लोग को, निंजा बोलते हैं ना, है ना, जो जापानी फाइटर्स होते हैं वो निंजा होते हैं। तो उस टाइप का ट्रेंड बंदा इनको बाकायदा जो टूरिस्ट गाइड की तरह इनके साथ दिया गया था, लेकिन बाकायदा वो अपने वो NSG कमांडो टाइप का ट्रेंड बंदा था। तो एक घटना ऐसा हुआ था कि वहाँ पे कहीं पे शूट कर रहे थे, और एक जापानी बंदे ने चिल्लाना शुरू कर दिया इन लोगों पे, और इनको मतलब कुछ बुरा भला कहा था। तो इस बंदे ने बाकायदा, वो जो निंजा था, उसने जाके हवा में लगभग उड़ता हुआ उसको फ्लाइंग किक मारा था, ऐसा धर्मेंद्र साहब, हाँ हवा में उड़ के एकदम सीधे 90 डिग्री पे हवा पे उड़ के जाके मारा था फ्लाइंग किक उसको। उस किताब में बाकायदा इस बात का जिक्र है। अच्छा, ठीक ना। तो ये चीज़ें हुई थी, आंखें के साथ हुई थी। तो फिर वो दौर भी आया कि धर्मेंद्र अब बड़े स्टार बन चुके थे। इसी दौरान फिर अपने इनका भी लॉन्च हो गया था, राजेश खन्ना भी आ गए थे। लेकिन 1969 आया जब आराधना आई, और राजेश खन्ना तो फिर छा गए हर तरफ, राजेश खन्ना। अच्छा रामावतार भाई, आप ये बताइए कि मतलब ये धर्मेंद्र साहब का जो कैरियर है, इसमें एक पीक टाइम के तौर पर उनका कौन से साल के बीच माना जाएगा कि ये से यहाँ से लेके यहाँ तक धर्मेंद्र साहब पीक टाइम में रहे? मतलब 70s का भी आप जिक्र कर सकते हो, अगर 70s का नहीं तो पीक टाइम वही है, पीक टाइम वही है, यानी क्या हुआ, पीक टाइम वही है, यानी कि हम इसको मतलब लेट 60s रखेंगे। हाँ, लेट 70 से 80 नहीं, मेरे हिसाब से लेट 60 जो आएगा, जहाँ पे 1968 से हम शुरू करेंगे उनका कैरियर, और यहाँ पे 1978 तक, 78 तक, हाँ 78 तक बिल्कुल ले सकते हैं, इवन 80 तक भी ले सकते हैं, लेकिन 1978 तक मानेंगे। हालांकि क्योंकि 80 में उनकी जो फिल्में थी ना, जैसे द बर्निंग ट्रेन अच्छा नहीं कर पाई थी, अपना राम बलराम अच्छा नहीं कर पाई थी, तो इस टाइप की फिल्में थी अच्छा नहीं कर पाई थी, इसलिए हम लोग 78-79 तक रखेंगे। हालांकि फिर उन लेट 60, हाँ लेट 70s तक, ठीक है। लेकिन हाँ फिर एक दौर वो भी आया 80s में जाके, जहाँ पे शुरुआती कुछ फिल्में उनके नहीं अच्छा कर पाए, लेकिन फिर ये आया अपना गुलामी आया, उसके बाद आग ही आग जो फिल्म आई, वो तो उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, ठीक ना। उस समय लगातार 17 फिल्में धर्मेंद्र की आई थी, और बड़ा उनमें से कई फिल्में बड़ी फिल्में थी, मोड में आ गए थे उस टाइम पे वो पूरे मल्टी हाँ एक्शन मोड। हाँ, तो वो दौर था। लेकिन अगर एक धर्मेंद्र का वन मैन शो की अगर बात करें, जहाँ पे वो एकदम बिल्कुल छा जाते थे फिल्म में, तो वो दौर लेट 60s और लेट 70s तक मैं मानूंगा मेरे हिसाब से। हालांकि इसमें मेरे बहुत सारी बातों से मतलब लोग इत्तेफाक नहीं रख सकते, लेकिन ये मेरा अपना नज़रिया है। खैर ठीक है, तो अगले वीडियो में यहाँ पे एक फिल्म का जिक्र छूट रहा है। तो यहाँ पे राजेश खन्ना साहब का लॉन्च हो गया, हालांकि वो लॉन्च पहले से, वो आखिरी खत से ही उनका लॉन्च हो गया था, लेकिन उस समय आखिरी खत राज वगैरह कुछ अच्छा नहीं कर पाया। तो फिर वो आराधना आया 1969 में, और उसके बाद तो वो भी दौर आया जहाँ पे लोग कहने लगे कि ऊपर आका नीचे काका यानी राजेश खन्ना, तो वो दौर भी आया। लेकिन यहाँ पे अपना
एक बात और भी देखने को मिलता है कि राजेश खन्ना या फिर वो अमिताभ बच्चन या फिर विनोद खन्ना या फिर मिथुन चक्रवर्ती, दौर तो सबका आया, सबने रूल किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने धर्मेंद्र को एकदम बिल्कुल पछाड़ के लोग आगे निकल गए। धर्मेंद्र अपना जो स्टाइल था वो करते रहे और उनको प्यार मिलता रहा। हालांकि धर्मेंद्र कभी इंडस्ट्री के नंबर 1 एक्टर नहीं बन पाए, ये भी सच है, लेकिन उनको कोई पीछे कर पाया ये भी कहना गलत होगा। वो अपने मस्तानी चाल से, जैसे कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार वाला हाल था, वो अपने अपने हाथी के स्टाइल से चलते जा रहे थे। तो वो था। फिर वो 1970 की मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, जहाँ पे उनका मेरा नाम जोकर आया। उसी दौरान 1969 में सत्यकाम जैसी फिल्में आई। सत्यकाम बड़ी अच्छी फिल्म थी, हालांकि जो धर्मेंद्र फैन होंगे उन्होंने देखा होगा, जिसमें धर्मेंद्र का वो अच्छा एक्टिंग वाला वो पक्ष दिखता है, जहाँ पे धर्मेंद्र हीमैन और इससे अलग एक अच्छे एक्टर के तौर पे दिखते हैं, एक्टर के तौर पे वो। हाँ, सनी देओल अपने एक इंटरव्यू में इस फिल्म का जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सत्यकाम उसी दौरान आया। तो अपना ये फिर मेरा नाम जोकर आया, जहाँ पे राज कपूर साहब ने इनको महेंद्र साहब का रोल दिया, सर्कस के मालिक का, और बाकायदा ये रूसी मॉडल जो थी सेनिया रियांकी बीना की, ऐसे ही, हाँ सेनिया रियाबिंकी ना, ऐसे कुछ नाम था उनका। अब रशियन प्रोनाउंसिएशन बहुत आ नहीं रहा है मुझे, तो वो उनको लिया और उस फिल्म में उनके साथ ये बहुत सारा सर्कस का स्टंट करते दिखे धर्मेंद्र साहब। तो वो फिल्म थी। तो ये यहाँ पर दौर ख़त्म होता है 1970 तक का। उसके बाद 1971 से जो बातें होंगी वो हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। फिलहाल कंक्लूड कर दो इस एपिसोड को अब है। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में आपने जाना कि उनका सक्सेस कहाँ से मिली, क्या पीक टाइम था। तो इसके आगे की जर्नी जो है हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के साथ बने रहने के लिए।